प्रतापगढ़ नामक राज्य में यशोमती नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। परंतु राजा बहुत चिंतित थे क्योंकि राजकुमारी की शादी के लिए योग्य लड़का नहीं मिल रहा। इस राज्य के दूसरी ओर रतन और रमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वह बहुत गरीब थे। उनके पास बस एक आम का पेड़ ही था जिसका वह दोनों बहुत ख्याल रखा करते थे। आज तुम आम बेच कर आओ रतन। वह आम बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन एक ऋषि भिखारन के भेष में रतन के पास जाता है। उस समय रमेश घर पर नहीं होता। भिखारिन रतन से कहती है, बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? मैं सुबह से भूखा हूँ। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। रतन भिखारिन को एक आम देकर कहता है, ये लीजिए, मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ क्योंकि इतना ही मेरा है, बाकी मेरे दोस्त का है। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। अगले दिन भिखारन रमेश के पास भी जाता है और उससे भी खाना मांगती है। मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ, इतना ही मेरा है, बाकी मेरे दोस्त का है। भिखारिन भी आम लेकर आशीर्वाद देकर चली जाती। फिर अगले सुबह मुनि उन दोनों के पास आता है। आइए मुनिवर, बेटा तुम दोनों मेरे साथ आओ। और उन्हें एक नदी किनारे लेकर जाता है। अगर मैं तुम्हें कोई वरदान दूं, तो तुम क्या मांगोगे? इस पेड़ का सारा पत्ता सोने का हो जाए। तथास्तु, अब तुम जा सकते हो। तुम क्या मांगना चाहोगे बेटा? मैं ईश्वर से बस इतना ही मांगता हूँ कि मुझे एक दयालु और धार्मिक जीवन संगिनी मिले। ये तुमने क्या मांग लिया बेटा? ऐसा तो इस राज्य में बस 3 ही लड़कियां हैं और उनमें से भी दोनों की शादी हो चुकी है। और आखिरी लड़की है राजकुमारी यशोमती। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं मुनिवर, ऐसा हो सकता है। मैं राजा से बात करूंगा। मुनि रतन को लेकर राजा के पास पहुंचता है। आइए मुनिवर। राजा को उदास देख मुनि पूछता है, क्या हुआ महाराज, आप चिंतित क्यों हैं? क्या कहूँ मुनिवर, मेरी एकमात्र पुत्री की शादी के लिए कोई योग्य लड़का मिल ही नहीं रहा। तुम्हारी समस्या का हल मैं लेकर आया हूँ। शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं। फिर मुनि राजा को रतन के बारे में बताता है और राजा भी शादी के लिए मान जाता है। मेरी एकमात्र पुत्री की शादी तुमसे हुई है। तुम मेरे राज्य का आधा हिस्सा रख लो और यही महल में रह जाओ। नहीं महाराज, ये सब कुछ मेरा नहीं है और अभी मैं इस सब का योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन यशोमती मेरी एकमात्र पुत्री है। मेरी तरफ से ये उपहार स्वीकार कर लूं। ठीक है महाराज, मैं आपका उपहार स्वीकार करूंगा, लेकिन उस योग्य होने के बाद ही। मैं अभी के लिए महल छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। रतन यशोमती के पास आता है। फिर उसके और महाराज के बीच की सारी बातें यशोमती को बताता है। मुझे मेहनत और ईमानदारी से अपना काबिलियत साबित करना होगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। अभी के लिए मुझे जाना होगा। तब तक आप महल में ही रहिए। मेरी आपसे शादी हुई है, मुझे महल में नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। तुम राजकुमारी हो और अभी मेरे पास कुछ नहीं है। क्या तुम मेरे साथ रह पाओगी? हाँ, मैं रह पाऊंगी, मुझे लेकर चलिए। फिर रतन और यशोमती महल से कहीं दूर जंगल में नदी के पास एक छोटे से घर में रहने लगता है। रतन बहुत मेहनत करता और व्यापार के लिए ज्यादातर दूर देश में जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। यही दूसरी तरफ रमेश सोने के पत्ते बेचकर अमीर हो गया, साथ ही लालची और घमंडी भी।
मुनि एक दिन फिर भिखारी बनकर रमेश के पास जाता है उसकी परीक्षा लेने। बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? कौन है रे तू बुढ़िया? मेरे पास कोई खाना नहीं है तेरे लिए, निकल जा यहाँ से। गरीब के ऊपर दया करो बेटा। मैंने कहा ना तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रमेश भिखारी को निकाल देता है और उसके बाद भिखरिन रतन के पास जाती है। मुझे थोड़ा खाना मिलेगा क्या? हाँ जी माँ जी, आइए। माँ जी को खाने के लिए क्या दे? हमारे लिए जितना है वही दे दो। भिखारन खाने लगती है। खाना खत्म होने के बाद वह और मांगती है। बेटा, मुझे थोड़ा और खाना मिल सकता है? जितना खाना बचा है उतना लेकर आ। अब मैं और खाना कहाँ से लेकर आऊँ? अभी तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ये क्या? यहाँ पर सोने का घड़ा कहाँ से आ गया? वह जल्दी से रतन को बुलाती है। सोने का घड़ा देखकर रतन को भी विश्वास नहीं होता। रतन जल्दी से बाहर आकर देखा कि थाली का सारा खाना भी सोने का हो गया था। रतन समझ गया था कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं है। मुनि ने रतन से कहा था कि गरीब को कभी ना भूले, हमेशा उनकी सहायता करें। रतन यह बात नहीं भूला। वहीं दूसरी तरफ रमेश दुराचारी हो गया था। फिर उसका सोने का पेड़ मर गया और उसकी हालत बहुत खराब होने लगा। और इधर रतन व्यापार करके बहुत धन संपत्ति का मालिक हो गया। तुम यहाँ पे खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और पिताजी भी आपको इतना काबिल देख के बहुत खुश हो जाएंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुमने शुरू से ही मेरा बहुत साथ दिया, पर अभी महल लौटना होगा। मैंने महाराज से वादा जो किया था। और राजा से किया वादा के मुताबिक वह महल लौट आया। रतन, तुम लौट आए, मैं बहुत खुश हूँ। राजा भी खुशी से अपना राज्य रतन को सौंप देता है। फिर रतन और यशोमती खुशी से प्रतापगढ़ में राज करने लगते हैं।